आपको मैं एक बेहतरीन बात बताता हूँ। शेयर बाजार में अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं तो उसका तरीका सेम है। अपनी पढ़ाई, अपनी रिसर्च पूरी रखें और उसके बाद जब आप देखते हैं किसी एक अच्छी कंपनी में एक बड़ा बदलाव आने का है, जैसे मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, इस तरह की बड़ी खबरें अगर किसी कंपनी में चल रही हैं और उनके होने की संभावना 90% से ज़्यादा की है, तो ऐसे शेयर्स को आप अपने रडार पे रख लें। इमीडिएट एक्शन ना लें, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो शेयर्स एक बारी को भाग जाता है। फिर वो आपको मौके देता है, क्योंकि शेयर बाजार में अगर उसमें एफएनओ का माल काम हो तो ज़रूर शेयर जो है नीचे डिप मारता है। डिप पर, गिरावट पर ऐसे शेयरों को धीरे 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 बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेट करें और उसके बाद जब वो चढ़े तो मोटे नोट बनाएं। आज ऐसा ही एक शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो बने रहे मेरे साथ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं इस तरह की खबरें डालता रहता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक से ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल मेरे नाम के पेड़ बनकर चल रहे हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? बस अब 2021 जाने वाला है और 2022 में हम एंटर करने वाले हैं। तो मैं ऐसी रेट्रोस्पेक्शन कर रहा था तो मैं देख रहा था कि भाई 2020-21 में हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि जीवन में वही लोग कामयाब हैं जो दो चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। एक, बदलाव कर पाते हैं, दूसरा होप रख पाते हैं। कोविड के चलते पिछला समय बहुत भयंकर बीता और जिन लोगों ने अपने काम करने के तरीके में, अपने रहने के तरीके में ठीक से बदलाव किया और होप नहीं खोया, वो इस बुरे वक्त में कहते ना बहुत अच्छे से, बिना किसी नुकसान के, और कई लोग तो अच्छे फायदे के साथ बाहर आ पाए। तो यही नियम जो है शेयर बाजार में भी लागू होता है। शेयर बाजार में मार्केट के उतार चढ़ाव का तरीका बदलता रहता है और उस बदलते तरीके के हिसाब से जो व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलाव करता रहता है और मुनाफे की होप नहीं खोता, वही कामयाब रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी एजुकेशन शेयर बाजार से रिलेटेड जारी रखें। अपने को लर्नर माने, अर्नर नहीं। लर्न करते रहिए और अर्निंग अपने आप हो जाएगी। बेटा, इस अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आप अच्छी किताबें पढ़ें। अब आप कहेंगे सर कौन सी किताब पढ़ें, और सबसे बड़ी बात ये भी कहेंगे कि सर पढ़ना मुश्किल है। भाई, पढ़ने के दिन गए, अब दिन आए हैं सुनने के। सारी किताबें आप मज़े से सुन सकते हो। कहाँ? कुकू एफएम पर। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको 3000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलती है। मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी किताब जिसको आप कुकू एफएम पे जाकर सुन सकते हैं और किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक से आप कुकू एफएम की ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते वक्त कोड NY50 को इस्तेमाल करिए तो आपको मिलेगा पूरा 50% का डिस्काउंट। ये कूपन कोड 1 जनवरी तक वैलिड है नए साल के उपलक्ष्य में, तो मौका नष्ट ना करें, फटाफट जाएं, इसका फायदा उठाएं। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। और जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो सोनी का स्टॉक है। सोनी की जो मर्जर की डील वो फाइनलाइज हो चुकी है। 10 महीने के अंदर मर्जर हो जाएगा जी और सोनी का, और उसके बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी। जो इसकी खूबसूरती है, मार्केट लीडर बन जाएगी, सिनर्जीज मिल जाएंगी, सब तरह के चैनल्स इसके ऊपर आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा दिग्गज मल्टीनेशनल टाइप इंटरनेशनल लेवल का ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो 10 महीने में ये काम हो जाएगा और इस 10 महीने में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। और अब डील जो है वो साइन हो चुकी है और एक मेगा नेटवर्क तैयार होने वाला है। इस कंबाइंड एंटिटी के जो सीईओ रहेंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो होंगे पुनीत गोयनका साहब।
अब इसके बाद जब ये एंटिटी मर्ज हो जाएगी तो इसमें लगभग 51% का स्टेक सोनी को मिलेगा, 4% का स्टेक जो जी के करंट प्रमोटर्स हैं उनको मिलेगा, और बाकी लगभग 45% बाकी शेयर होल्डर्स के पास होगा। सब कुछ फाइनलाइज है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए शेयर होल्डर्स के और रेगुलेटर्स के, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। पहले क्या था, एक 3 मंथ का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ था, जिस दौरान चर्चा वगैरह चलती है, और उसके बाद अब फाइनल एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इन्वेस्को ने थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा बखेड़ा खड़ा किया था, क्योंकि उनके पास 18% शेयर्स हैं इसके अंदर, जी के अंदर, पर वो अच्छा ही रहा, क्योंकि इन्वेस्टो का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है मैनेजमेंट है कहीं ऐसा ना हो बहुत सस्ते रेट पे जी से अपने नाम के शेयर्स इशू करा ले। सोनी वाले मेरे ख्याल कुछ 1100, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, 1100 करोड़ के आसपास, 1100 कह लो, 1500 कह लो, करोड़ के आसपास पैसा जो है प्रमोटर्स को देगी एग्जिस्टिंग गोइंका ग्रुप को, नॉन कंपीट क्लॉज के चलते, और वो पैसा वो सोनी और जी वाली कंबाइंड जी कंपनी में डालेंगे, और उनको जो जी के शेयर मिलेंगे वो मेरे ख्याल 300 रुपए के आसपास मिलेंगे। फिगर्स 19-20 इधर उधर हो सकती है, पर मोटा मोटा हमने निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष ये है कि इन्वेस्को के चलते अब जो है प्रमोटर्स ठीक ठाक बढ़िया मार्केट रेट के आसपास पे ही अपने शेयर्स अलॉट करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की लीकेज नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते बड़े बड़े रिसर्च हाउसेज ने इसके ऊंचे ऊंचे टारगेट देने शुरू कर दिए। आइए मैं थोड़ा आपको पास्ट के बारे में बताता हूं, आपको हैरानी होगी। इस वक्त आपके पास जी का मैक्सिमम चार्ट आ रहा है। अपने अच्छे वक्त में जी जो है आपको जान के आश्चर्य होगा और हर्षोल्लास भी होगा, ये निफ्टी 50 का पार्ट था और 619 रुपए का इसने हाई बनाया था, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2017-18 के आसपास की बात है। हुआ क्या, उसके बाद आपको पता होगा कि जो प्रमोटर्स हैं सुभाष चंद्रा वगैरह ने पैसा जो है जी के शेयर प्लेज करके इधर उधर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा नुकसान हो गया, जिसके चलते जी के शेयर बिके। जब जी के शेयर बिके तो उससे उन्होंने अपना कर्ज चुकाया जो उनको लॉस हो गया था, यानी कहना चाहिए गंदे कर्जों के लिए अच्छे शेयर बेचने पड़े, और वो पैसे मेरे ख्याल उस वक्त शेयर जो है इन्वेस्को ने खरीदे थे, जिसके चलते प्रमोटर्स का स्टेक बहुत कम हो गया, ना के बराबर। अब प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको नॉन कंपीट क्लॉज के अंतर्गत सोनी से बहुत बड़ा पैसा मिलेगा जो वो जी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया लगभग 300 रुपए के आसपास। तो अब उसके बाद अगर आप देखेंगे 1 ईयर का चार्ट, तो 1 ईयर के चार्ट में भी ये शेयर 380 के आसपास चला गया है, और लो 166 का, और आज इसने 331 रुपए 32 रुपए के आसपास की एक क्लोजिंग दिखाई है। तो अब आपको मैं यही कहूंगा, शेयर ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो 1 मंथ में भी आप देखेंगे इसने लो बनाया था 314 के, उसके आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। देखो अब यही मैं आपको कह रहा था, मैं नहीं कहूंगा कि ये शेयर 300 जाएगा 250 जाएगा, अभी तो ये एनएफओ बैन में लगा हुआ है, एफएनओ के बैन में है। तो ये जो शेयर है मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे जो लगता है बहुत अच्छा बेहतरीन शेयर है। इस पे अगर आप अपनी निगाहें बनाए रखेंगे चौकस, और जब ये शेयर करेक्ट होता है उसमें आप खरीदारी करेंगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने हौसले के हिसाब से, तो मुझे लगता है ये 2 साल के आप पर्सपेक्टिव में लेके चलिए, एक बहुत जबरदस्त रिटर्न लेगा, एक बहुत बड़ी सिनर्जी बन के आएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू, क्योंकि सोनी के चलते स्पोर्ट्स चैनल, कई सारे एंटरटेनमेंट चैनल आ जाएंगे, और जी तो अपने आप में एंटरटेनमेंट बादशाह है ही, जिसके चलते एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म निकल के आएगा, जिसको बहुत ही ज्यादा तेजी से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और बहुत अच्छा भविष्य मैं इसका देखता हूं। मैं तो इस शेयर में काम कर रहा हूं, जब ये 200 रुपए का था, अभी 150 भी आया था, खूब पैसा तो ऑलरेडी मैं इसमें कमा चुका हूं, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से। अब आप में से जो लोग इसको देखना चाहें, मैंने सारी बातें आपको खुले मन से, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मार्केट्स अवेलेबल है सारी मैंने ऑनेस्टी के साथ शेयर कर दी है, और डिस्क्लेमर दे दूं, सोच समझ के ही आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए। तो आइए अब बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं ना, पीछे ये डील साइन होने से पहले, खबर से पहले जी को बड़ा मार दिया था, और ये 150 रुपए के लेवल पे पहुंच गया था। 150, मैंने तो अब याद है मुझे 160 के आसपास पहुंच गया था, मैंने 150 की पुट बेची थी जो बाद में ओटीएम हो गई थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में जब ये भागा था तो ये 370 का लेवल तभी बना गया था। उसके बाद फिर ये नीचे गिरा, देखो 280 तक आ गया, फिर बढ़ा, फिर 290 तक आया, फिर 290 तक आया, फिर ऐसे अब ये अप एंड डाउन कर रहा है। तो ये आपको देख ही रहे हो कि भाई बाजार में करेक्शन तो आती है, क्योंकि बाजार शॉर्ट रन में पोजीशंस का खेल होता है और लॉन्ग रन में फंडामेंटल्स का। तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मौके मिलेंगे, बस आपको ईगर बनना है, कहना गॉन
आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो आप ईगल बन के इन शेयरों पे निगाहें रखें और अपने हिसाब से इसको खरीद सकते हैं जब आपको अच्छा लगे। इस तरह के कुछ और शेयर्स मेरे रडार पे हैं। क्या आप चाहेंगे ऐसे शेयर्स बेहतरीन में लाता रहूं? अगर लाता रहूं तो कमेंट में लिखिए, और आपके ख्याल से, आपकी नॉलेज से कोई ऐसा शेयर है तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए, मैं उसकी रिसर्च करके वो भी आपके लिए लाऊंगा। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 जो है आज भाई साहब 17,150 पर खुलता है। अगर पिछली क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 70-80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पिछली बार बंद हुआ था 17,072 पर, 17,150 में खुलता है। कल आपको याद होगा इंडिसिसिव कैंडल बनी थी डोजी, मुझे ये लग रहा था गैप डाउन ओपनिंग करे तो अच्छा, पर गैप अप ओपनिंग करता है और खुलते ही आज का पीक शुरुआती दौर में ही 17,155 का बनाता है, जहां खुलता है उससे थोड़ा ऊपर ही फिर धड़ाम से गिर जाता है और एक बॉटम भी तैयार कर लेता है 16,909 का। मतलब सारे ऊंचाई और निचाई के काम शुरू में ही कर देता है। तो पहले तेज खुलता है, तो जिन लोगों ने, कल मैंने देखा था बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग आई थी, आज भी लोगों ने बहुत शॉर्ट कवरिंग कर ली होगी और लॉन्ग बना ली होगी, उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है तो लॉन्ग वालों को फंसा देता है और शॉर्ट कवरिंग वाले जो हाथ मिलते रह जाते हैं, जल्दी शॉर्ट कवरिंग कर ली, फिर रुकता नहीं है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, एक यात्रा ऊपर की तरफ बनाता है, काफी अपने लॉस्ट ग्राउंड कवर कर लेता है और उसके बाद लास्ट क्षणों में फिर गिरता है और अल्टीमेटली 17,000 से ऊपर बंद होता है। अब अगर आप देखेंगे परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स की, आज आईटी शेयर्स काफी तेज थे, जैसे HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस। टॉप 7 में 4 आईटी के शेयर्स थे। टीसीएस तेज आज नहीं था और आईटी शेयर्स ने अच्छी तेजी दिखाई। इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो बेहतरीन शेयर है, पीछे 1200 के पार पहुंच गया था, फिर करेक्ट होकर गिर गया, आज उसने 22 रुपए की बड़ी बढ़त दिखाई। आईटीसी का शेयर जो मर गया था, अभी 210 के आसपास पहुंच गया था, बढ़ के वापस 218 के आसपास आ गया। कल इसने एक बड़ी बढ़त दिखाई थी, आज एक छोटी बढ़त दिखाई। गिरने वाले शेयरों में ग्रासिम जो होल्ड, जिसने बहुत सारा पैसा वोडाफोन आइडिया में लगाया हुआ है, तो यानी वोडाफोन आइडिया की तरक्की से इसको भी सीधा सीधा फायदा होगा, सबसे ज्यादा गिरा हुआ था। फिर एनटीपीसी, M&M, आइशर मोटर्स, आईओसी, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत बढ़िया शेयर है, 82-8400 का हाई बनाकर इस वक्त वहां से 10-12% गिरा हुआ है। एनटीपीसी सरकारी शेयर है और ये काफी तरह के डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है, इसलिए अच्छा लगता है। आइशर मोटर जो है ये ट्रैक्टर्स के धंधे में, मोटरसाइकिल के धंधे में, और ये काफी करेक्ट हो चुका है अपने पीक से। तो ये सारी कहानी थी। आईओसी भी एक अच्छा शेयर है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है, परंतु इस वक्त गिरा हुआ और एनएससी का पार्ट भी है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की, ध्यान से देखेंगे भाई। देखो बुरे हाल तो हैं, क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड और 50 डेज ईएमए जो है वो मैच हो गया, यानी बाजार इतना गिर गया है कि अपर बोलिंजर बैंड 50 डेज ईएमए को टच कर रहा है, यानी गिरावट बहुत आ चुकी है। अब बाजार थोड़ा जिगजैग पैटर्न पे चल रहा है, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा था, पर एक जिगजैग में ज्यादा जीग कर दिया था नीचे और फिर ऊपर की तरफ जैग ले आया। तो ये तो इसकी अभी की पोजीशन। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं जो आपको अच्छी लगेंगी। देखो, कल और परसों की बीच की जो कैंडल का गैप छूटा था वो तो आज भर दिया कैंडल ने, पर आज की जो एक कैंडल है इसको हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। क्यों कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग? बेयरिश इसलिए क्योंकि ये लाल कैंडल है। एनगल्फ मतलब होता है किसी को अपने अंदर समा लेना। आज की कैंडल को कल की कैंडल से कंपेयर करिए, कल की कैंडल ऐसे लगेगा आज की कैंडल के बीच में समा गई है, इससे इसका नाम पड़ता है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। और ये साथ में आप देखोगे मारूबोजू कैंडल भी है, क्योंकि इसकी ऊपर की विक नहीं है, नीचे की विक है, पर नीचे की विक ज्यादा लंबी है। जब लाल कैंडल बने और ऊपर की विक ना हो तो उसको बोलते हैं बेयरिश मारूबोजू कैंडल। बेयरिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है नहीं, ओपनिंग बेयरिश मारूबोजू कैंडल हो गई, क्योंकि ओपनिंग विक है नहीं और नीचे की विक है। नीचे की विक थोड़ी लंबी है, जो ये साफ दर्शाती है कि बेयर्स ने जितनी ताकत दिखाई थी, काफी सारी ताकत वापस खोस ली बुल्स ने। अगर नीचे की विक कम होती ना तो इसका मतलब बुल्स कुछ कर नहीं पाए। अब नीचे की विक काफी लंबी है, इसका मतलब बेयर्स एक बारी को तो बाजार बहुत नीचे ले गए थे, पर बुल्स ने इसको ऊपर खींच लिया। जो ट्रू मारूबोजू कैंडल होती है उसमें ना तो ऊपर की विक होती है ना नीचे की विक होती है, पर इसमें नीचे की विक तो लंबी है। अब ये क्या दर्शाती है? अब ये दर्शाती है, देखो, एक मंदी। अब ये क्लियर कट कह रही है बाजार मंदा है। आज मैंने देखा बहुत लोगों ने शॉर्ट किया आखिरी वक्त पे भी, जब उनको लगा बाजार जो है एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी, इसकी हम प्रोबेबिलिटी असाइन करें, अब कल
70 से 80% चांस है कि नीचे की तरफ की कैंडल बनेगी कल का मतलब मंडे को, अनलेस ऑपरेटर ने कोई भयानक गेम ना खेला। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी अभी नीचे की कैंडल है, भले उसके बाद ये बाजार ऊपर चला जाए। बाकी इस वक्त ऑपरेटर भयंकर गेम खेल रहा है, इसलिए कैंडल स्टिक से ज्यादा प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, कॉशियस रहें और दोनों तरफ के लिए अपनी कार्रवाई, अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाकर चलें, तभी आपको शेयर बाजार में कामयाबी मिलेगी। और देखिए बेयरिश जो क्रॉसओवर बना था एमएससीडी चार्ट पर, वो लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आरएसआई ने आज फिर झुकाव दिखाया है और गिरकर 43.5 के लेवल पे आ गया है। अच्छी बात है कि आरएसआई अभी भी 40 से ऊपर है, बाकी 40 के नीचे भी आरएसआई ने काफी बार आ चुका है। तो इसलिए इस वक्त डवाडोल सा मामला है, कंफ्यूजन वाला कि बाजार किस तरफ जाएगा। बाजार ने 17,003 पे क्लोजिंग ली ना, तो 17,000 के आसपास ही देखेंगे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है और दोनों का ओपन इंटरेस्ट तगड़ा है। इसको हम कहते हैं स्ट्रैडल, यानी यहां पर दोनों पार्टीज की अच्छी पकड़ है। हालांकि अगर पकड़ को कंपेयर करेंगे तो आप साफ कह सकते हैं 50% के लगभग पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले ज्यादा है, यानी बाजी की संभावना पुट राइटर्स के पाले में जाती है। मतलब बाजार 17,000 के नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसा आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रहा है। अब अगर आप देखेंगे नीचे चले जाइए 16,500, ऊपर चले जाइए 17,200, तो आप देखेंगे 16,500 पे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बड़ा कम है और पुट में 17,500 हमने बहुत दूर का ले लिया। 16,500 16,800 वगैरह पे भी लेते हैं ना, जहां बाजार बंद होता है ना वहां से 200 पॉइंट नीचे भी लिया करो और ऊपर भी 200-300 जो। तो 16,500 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट खास नहीं है पुट के ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले, तो 16,500 तक तो बाजार जाता नहीं ऊपर अभी। लेकिन ऑपरेटर ने कुछ सोच रहे हो तो ऑप्शन चेन एनालिसिस गया तेल लेने, ऑपरेटर की जीत होगी। ऊपर में 17,200 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अब देखते हैं कल किस तरह के मामले निकल के आते हैं। और आज भी देखिए पीसीआर में गिरावट है, यानी कहीं ना कहीं बाजार अभी भी ओवरसोल्ड है और कमजोर है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे रस दिलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी निफ्टी 50 की तरह गैप अप ओपनिंग के साथ खुला 35,282 पर। अगर पिछली क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे तो 90 पॉइंट्स, जो कि बैंक निफ्टी में बड़ा नहीं है, उसकी गैप अप ओपनिंग करी और खुलते ही आज का पीक तैयार कर लिया 35,327 पर। फिर ऐसे गिरा जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ गया और बीच में ही बॉटम बना दिया शुरुआती दौर में ही 34,583 का। फिर थोड़ी देर ऐसी स्टेबल घूमता रहा, फिर लास्ट शो में एक अच्छी तेजी दिखाई पर मेंटेन नहीं कर पाया, फिर बाद में गिर गया। ओवरऑल लगभग 1% गिरा आज और 35,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। 350 पॉइंट से कुछ कम गिरकर बंद हुआ है 34,857 पॉइंट पर। तो ओवरऑल आज इसमें कमजोरी थी। सारे के सारे कंपोनेंट इसके लाल थे। एचडीएफसी बैंक उसमें सबसे कम गिरावट थी 0.36% की और सबसे भयंकर गिरावट पीएनबी में थी 3% की, आरबीएल में थी 3.25% की कह लीजिए, और उसके बाद फिर आईडीएफसी में थी लगभग 1.5-2% की। तो छोटे बैंक जो है ज्यादा मरे पड़े थे। अब अगर आप आ जाएंगे किसके ऊपर, इसके एमएससीडी चार्ट पर, तो बेयरिश क्रॉसओवर लगातार कमजोर हो रहा है, पर कमजोर होने की जो रफ्तार है बहुत कम है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कोई बहुत ज्यादा इसमें मजबूती के संकेत नजर आ रहे हो। और आरएसआई तो वैसे ही चिंता की स्थिति में बहुत समय से 40 के नीचे है, तो यानी मीडियम टर्म अगर आप आरएसआई के ऊपर देखें तो बाजार इस वक्त मंदी की ग्रिप में है। अब कैंडल की बात करें तो 200 दिन की एमए से नीचे है, जो अपने आप में कमजोरी के संकेत है। तो निफ्टी बैंक तो खासा कमजोर है। यहां एक गैप रह गया जो अभी तक फिल नहीं हुआ। हालांकि कल की कैंडल ने उस गैप को फिल करने की कोशिश की थी तो फिल नहीं हुआ। तो एमकेजे गैप फिलिंग थियरी के चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा जल्द ही और ये गैप फिल करेगा। बाकी अब देखते हैं। बैंक निफ्टी तो कह ही रहा मेरे करण अर्जुन आएंगे, गैप फिल करके जाएंगे, पर अब देखते हैं वो करण अर्जुन कब आते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो 35,000 के आसपास देखिए जहां बाजार बंद हुआ, तो 35,000 पर कॉल और पुट दोनों का बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, टक्कर का। तो इसलिए 35,000 एक ऐसा लेवल है जिसमें कोई कह नहीं सकता बाजार गिरेगा या बढ़ेगा, 35 से ऊपर जाएगा या 35 से नीचे। इस वक्त हालात चिंताजनक हैं, चिंताजनक से मैं कहूंगा कंफ्यूजन वाले। उसके नीचे अगर आप 34,500 पे आ जाएंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का उसके लगभग 4 गुना है। ऊपर चले जाएंगे 35,500 पे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल का उसके लगभग 3.25 गुना है।
तो यानी जो रेंज बड़ी निकल ठीक ठाक सी रेंज आ रही है 34,500 से 35,500 की है और 35 के आसपास बाजार सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर में आज मजबूती देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है, जो ये कह रहा है कि बाजार जो है यहां से तेज हो सकता है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। तो आज तो डीआईज का भी सब्र का बांध टूट गया, टूट गया जी, टूट गया। डीआईज का बांध टूट गया। लगातार खरीदारी करने वाले डीआईज आज बिकवाली पर उतर आए। एफआईज ने तो बिकवाली आज कल के मुकाबले बढ़ा दी 715 करोड़ की, और डीआईज ने भी लगभग 40-45 करोड़ की नेट खरीदारी कर डाली। अब अगर दोनों को जोड़ लें तो 750 करोड़ की नेट खरीदारी आई है, जो अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि लगातार 3 दिन से नेट खरीदारी बोल दिया मैडम करी खरीदारी बोल दी आपने, सॉरी। नेट बिकवाली आई है 760 करोड़ की, जो अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि 3 दिन से लगातार नेट खरीदारी आ रही थी, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। अब बात करते हैं प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, आपकी शुभकामनाओं की। प्रभु का आदेश था, आज ज्यादा नहीं, एक ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, 14,000 रुपए कमाए। टोटल 8 ट्रेड थे, एक ट्रेड था ओपल बेरिल का जो स्क्वायर ऑफ का था, उसमें 14,000 रुपए कमाए। इसके अलावा बेहतरीन ट्रेड खुश कर दिया एमरल्ड्स को और डायमंड्स को। एमरल्ड और सफायर के 4 ट्रेड किए, डायमंड और सफायर के 3 ट्रेड किए। और एमकेजे फिक्स डबल मोनोपली, एमकेजे एफएफडी मोनोपली फर्स्ट स्मॉल केस जो बनाया था, इसमें निवेश किया अपने डायमंड स्टूडेंट्स के लिए, और एज ए कर्टसी सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री डाल दिया। आप वहां जाके इसका लिंक भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंडाल्को के मैंने एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें लगभग 14,000 का मुनाफा हुआ। ये थे आज के प्यारे से छोटे से बढ़िया से प्रॉफिट बुकिंग के स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको बता दूं एक बढ़िया सी बात, एक सिंपल सी बात, कि बेटा आप मेरे प्रॉफिट देखते हो, मन में लालच आता है, इच्छा जागती है कि मैं भी कमाऊं, पर पहले अर्निंग नहीं करनी चाहिए, पहले लर्निंग करनी चाहिए। तो लर्निंग के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दो। यूट्यूब पे मेरे सारे स्टूडेंट्स प्लान आ जाते हैं। अगर आप जो है बढ़िया सीखना चाहते हैं ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, तो मेरा बेरिल का प्लान ज्वाइन करिए। और बिगनर्स हैं, अभी डरते हैं, तो आप प्लैटिनम या पर्ल का करिए। पर्ल अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स देखना चाहते हैं, वहां पे मैं उनकी वीडियोस भी देता हूं और लाइव डेमोस्ट्रेशन देता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ट्रेड्स कॉपी ना करें, मैं कोई ट्रेड करता हूं उसको देखें, इवैल्यूएट करें, समझें, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उस ट्रेड को, या मिलता जुलता कोई और ट्रेड भी ले सकते हैं, या अपना ही कोई ट्रेड खोज भी सकते हैं। अदरवाइज मेरे वीडियोस आपको बड़ी मदद करते हैं इन सब कामों में। अच्छा, एक अगर आप ये जो चाहते हैं कि अच्छी चीज़ की मेरे नज़दीक सीखे, तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन किए, क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।